गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी नागरिक शास्त्र में संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे। अभी तक हमने संसद के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। आखिर संसद हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बच्चों, भारत में विधायिका या व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। किसे? विधायिका या व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यानी जो विधायिका है वह केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, यानी जो विधायिका है वह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। वास्तव में वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना हम सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भिन्न भिन्न देशों में इनके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई प्रकार से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। बच्चों, सरकार के वित्तीय कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। ज़्यादातर देशों में संसद की मंजूरी के पश्चात ही सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जा सकता है। अर्थात सरकार के वित्तीय कोष पर संसद का नियंत्रण होता है और अधिकतर देशों में संसद की मंजूरी के पश्चात ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। पूरे विश्व की संसदें नए कानून बना सकती हैं। वर्तमान कानून को समाप्त करके उसके स्थान पर नए कानून बना सकती हैं। सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। बच्चों, संपूर्ण विश्व में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है, यानी हमारे भारत देश में संसद को सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वालों को कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं, यानी संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे संसद के सदन के बारे में कि आखिर संसद के कितने सदन होते हैं और वह सदन कौन कौन से हैं। बच्चों, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। यानी भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। बच्चों, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। चूँकि आधुनिक लोकतंत्रों में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसे सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से अपने वास्तविक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। राज्यसभा के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ खास काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है। हमारे देश में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। हालांकि
वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसीलिए संसद के निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लागू होते हैं। विविधताओं में पूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपनाना चाहते हैं, जिससे वे अपने समाज के सभी वर्गों और देशों के सभी क्षेत्रों या भागों को उचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो जाता है। बच्चों, अब हम सभी संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत हम सभी राज्यसभा का गठन जानेंगे, उनकी सदस्यता जानेंगे, सदस्यों की योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष योगदान होता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। बच्चों, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे पूर्व में यह स्थिति थी कि वह जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य में लोकसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो, किंतु अब इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। अब वह देश के किसी भी क्षेत्र से मतदाता हो सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूर्ण करता हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति में इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। यदि व्यक्ति में इतनी योग्यताएं हैं तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब हम निर्वाचन की बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए होता है। राज्यसभा के लिए कौन सा राज्य कितने सदस्य चुनेगा, यह संविधान द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेतन, भत्ता तथा लोकसभा के अध्यक्ष के समान अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में ही उपसभापति सभापति का आसन ग्रहण करता है। राज्यसभा का सभापति सदन की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह उपर्युक्त प्रश्नों पर अपना निर्णय देता है, सभा में व्यवस्था बनाए रखता है तथा मतदान के पश्चात उसके परिणाम की घोषणा आदि का कार्य संपन्न करता है। बच्चों, इसके बाद हम सभी राज्यसभा की शक्तियों तथा अधिकार और
कार्य के बारे में पढ़ेंगे।